आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कैसे डबल इंटीग्रेशन एक प्रकार से एरिया इंटीग्रेशन होता है। आज देखते हैं कुछ एरिया निकालते हैं और एरिया ही नहीं, कुछ और चीज़ें जो डबल इंटीग्रेशन से निकाली जा सकती हैं वो भी निकालते हैं। सबसे पहले समझने के लिए, कल मैंने जहाँ पे आपको छोड़ दिया था एक रेक्टेंगल बनाया था और वहीं पे छोड़ दिया था, उसका एरिया निकाला नहीं था। मैंने सिर्फ बताया था निकाला जा सकता है। तो देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। मान के चलो हमारे पास कोई रेक्टेंगल है और जरूर नहीं वो ऑरिजिन से ही पास होता है। ये रेक्टेंगल है, इसका नाम कुछ भी ए बी सी डी रखा जा सकता है। इस ए बी सी डी में मान के चलो इसके कोऑर्डिनेट A1 कॉमा B1 है। इस पॉइंट पे हाइट तो वही रहेगी लेकिन एक्स बदल जाएगा A2 कॉमा B1। इस वाले पॉइंट पे मान के चलिए A1 जो है, अब A1 तो उतना ही रहेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो बदल नहीं रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा बदल जाएगा, B1 से B2 हो जाएगा। और फाइनल जो चौथा पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो A2 पहले से है और वाई कोऑर्डिनेट भी फिक्स है, B2 है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें डबल इंटीग्रेशन समझना है। अगर आप उस ट्रिक से करते हैं जिससे आप पहले कर रहे थे, एक स्ट्रिप बनाइए, फिर उसको यहाँ x की लिमिट A1 से A2 तक इंटीग्रेट कीजिए, तो आपको दो एरिया निकालने होंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। पहली बार इस लाइन के नीचे का एरिया निकलेगा जिसमें कि ये वाला एरिया भी इंक्लूड है। दूसरी बार इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना है जिससे कि ये वाला एरिया जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इस रेक्टेंगल की एक साइड कितनी है, सबसे पहले हम अपना प्रीवियस नॉलेज से देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये डिस्टेंस कितनी है, B2 माइनस B1। तो रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही ये लंबाई कितनी है इसकी, एक्स कोऑर्डिनेट A1 है, बढ़ते बढ़ते A2 हो गया तो A2 माइनस A1। तो इसका एरिया कितना हो गया, इतना होगा। ये हमें पहले से ही पता है। अगर हम उस वाले तरीके से निकालते हैं सिंगल इंटीग्रेशन से, तो दो बार निकालना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डबल से निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है एक छोटा सा एरिया बनाइए, dx dy, एलिमेंट्री एरिया। तो ये इस पॉइंट P पे होने वाली घटना क्या है, यहाँ पे एरिया। घटना क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, इवेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि आप और चीज़ देखेंगे, जरूर नहीं एरिया ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो हो रही है उस चीज़ को हमें पूरे एरिया पे फैलाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, dx और dy विड्थ का ही रेक्टेंगल लिया है, इसलिए dx dy उसका क्या है, एरिया। इसलिए P पॉइंट पे कौन सी इवेंट हो रही है, कौन सी घटना हो रही है, एरिया की घटना हो रही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इस नीचे वाली लाइन को खींच के नीचे यहाँ तक लाएंगे और ऊपर वाली लाइन को खींच के ऊपर यहाँ तक लाएंगे। तो जैसे आप करेंगे तो ये एरिया ऐसे दिखना लग जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, आप इसको नीचे खींचा, इसको ऊपर खींचा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए आपने इंटीग्रेशन किया है y के रिस्पेक्ट में। नीचे वाली लाइन का मतलब है y कोऑर्डिनेट B1 है वहाँ पे, ऊपर वाली लाइन जो ये है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट B2 है। लेकिन अभी आपको पूरा एरिया निकालना है, इस स्ट्रिप से बाहर का एरिया तो निकला ही नहीं। तो इस वाली लाइन को खींच के यहाँ तक लाइए और इधर वाली लाइन को खींच के यहाँ तक ले जाइए। तो जैसे आप ये करेंगे तो ये dx dy जो था पूरे में फैल जाएगा। जो पॉइंट P पे घटना हो रही थी वो पूरे एरिया में फैल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक खींचने का मतलब क्या, ये वाली लाइन जो इस साइड है, इंटीग्रेट कीजिए x के अलोंग, x वहाँ पे A1 है और ये वाली लाइन जो है वहाँ पे A2 है। तो हमारे हिसाब से डबल इंटीग्रेशन के हिसाब से ये एरिया होना चाहिए। और साथ ही में आप देखेंगे डबल इंटीग्रेशन से सिर्फ उतना ही एरिया आएगा जितना आपको चाहिए या जितना आप निकालना चाह रहे हैं। सिंगल से करते तो दो बार करना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप y के रिस्पेक्ट में, ये y की लिमिट है। आप चाहें तो अभी स्टार्ट में है तो आप लिख सकते हैं x और y, लेकिन मैंने बताया हुआ आप इनको इंटरचेंज मत कीजिए कभी भी। कभी भी मतलब जब तक हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तब तक आप जैसे किया जा रहा है वैसे ही कीजिए। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, A1 टू A2 है ही। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए केवल 1 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन B1 टू B2 dy है। और जो आएगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन A1 टू A2, dy का इंटीग्रेशन y होता है और B2 माइनस B1 हो जाएगा वो, इंटू dx।
b2 माइनस b1 तो बाहर चला जाएगा, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन dx का होगा, और वो कितना होता है a2 माइनस a1। तो आप देखिए सेम टू सेम वही एरिया आया हुआ है, तो हमने इंटीग्रेशन से इसका निकाल लिया है। अब चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन एरिया का ही है, इसमें सर्कल भी खुद ब खुद कवर हो गया। क्वेश्चन क्या है या एग्जाम्पल क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द एलिप्स। एलिप्स आपको पता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दीर्घवृत्त, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स है, इसका एरिया निकालना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस कीजिए जो आपने रेक्टेंगल के साथ की है, सेम टू सेम वही। रेक्टेंगल और इसमें थोड़ा डिफरेंस ही है, आपने लिमिट कांस्टेंट रखी, यहाँ लिमिट थोड़ा वेरिएबल होंगी। आपने देखा दोनों लिमिट कांस्टेंट रखा है, क्योंकि नीचे भी कांस्टेंट है ऊपर भी कांस्टेंट है, और इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट कांस्टेंट, चारों कांस्टेंट की। लेकिन इलिप्स के केस में चारों कांस्टेंट नहीं होंगे, वो वेरिएबल होंगी। तो आप इलिप्स का एरिया कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोई और तरीका यूज आज मत कीजिए, एग्जाम में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है जो हम पहले से कर रहे हैं, हमने एरिया निकालना सीखा, ये इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से, और सुटेबल लिमिट रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला तो 4 टाइम्स करो, एक्स एक्सिस से ऊपर का निकाला तो 2 टाइम्स करो, नहीं तो पूरा निकाल दो, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग हमको आती है। हो सकता है कोई कार्टेशियन से करे तो कई पैरामेट्रिक प्रेफर करें, या कई पोलर प्रेफर करें, और इन तीनों को छोड़ के और भी फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पीडल फॉर्म, वो अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर में हम कवर करेंगे उन्हें। पीडल फॉर्म भी होती है, हो सकता है कई पीडल फॉर्म से करें, या कोई इंट्रिंसिक क्वेश्चन को लेकर के कर ले, या किसी और तरीके से कर सकता है, कई तरीके से कोई भी कर सकता है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही तरीका यूज करना है, वो डबल इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले इलिप्स दिखता कैसा है समझने के लिए इलिप्स बना लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए। तो एक इलिप्स बना लेता हूँ मैं खूब बड़ा बड़ा, अगर बना तो हाँ बन गया, क्योंकि इलिप्स ऑटोमेटिकली सर्कल बना देता है ना, तो ये दिक्कत रहती है इसमें। तो ये इलिप्स है, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। करना क्या है, करना वही है, एक पॉइंट पी उठाइए, वहां पे देखिए कोई भी पॉइंट, जरूर नहीं ऊपर ही, आप नीचे भी उठा सकते हैं। चलिए इस बार नीचे उठा लेते हैं। इस पॉइंट पे एरिया की घटना ढूंढनी है हमको। एरिया की घटना छोटा सा कीजिए, डी एक्स डी वाई। तो छोटा है, लेकिन समझने के लिए इतना तो बनाना ही पड़ेगा। इसकी डी एक्स एक साइड की हो जाएगी, और डी वाई एक साइड की, एक साइड की लंबाई डी एक्स, एक की डी वाई। अब आप ध्यान दीजिए, आप इंटीग्रेट करोगे तो नीचे का इंटीग्रेशन कैसा होगा, तिरछा होगा। पिछली बार रेक्टेंगल था इसलिए आपने कांस्टेंट रखा था, इस बार रेक्टेंगल नहीं है, तो इसको आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार y के रिस्पेक्ट में पहले आप इंटीग्रेट करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, पर अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी एक चैप्टर आने ही वाला है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो वहाँ सीख लेंगे। अभी पहले यही करेंगे हम, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस वाली लाइन को खींच के लाइए आप नीचे तक, जिससे पूरा यहाँ तक आ जाए, और ऊपर वाली लाइन को खींच के ले जाइए ऊपर तक, जिससे पूरा एरिया कवर हो जाए। ये थोड़ा चौड़ा इसलिए किया है मैंने, समझने के लिए। ये देखो, ये ऊपर की लिमिट क्या है, तिरछी है, सीधी नहीं है, वो तिरछी है। तो एलिमेंट्री एरिया क्या था, डी एक्स डी वाई था, यहाँ पे भी, जो कि हमेशा ही होता है, उसी को हम फैला रहे हैं। तो फैला के कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वाई के अलॉन्ग लेंगे, इस तिरछे वाले से, ये तिरछा। तो तिरछा कितना है, तो ये तिरछा कितना है ये बताएगा हमें इलिप्स की क्वेश्चन, क्योंकि सारे कर्व ही दिखते हैं, पता तब चलेगा इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है उसकी। तो कर्व की क्वेश्चन में देख लीजिए आप, y की वैल्यू छुपी हुई है। y की वैल्यू कितनी है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्योंकि शायद उतना मुश्किल है नहीं निकालना। प्लस माइनस आएगा, और b भी आएगा, स्क्वायर रूट भी आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर रूट है। ये कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से। तो जो ये इंटीग्रेशन होगा, ये नीचे वाली लिमिट कितनी होगी, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऊपर वाली लिमिट कितनी होगी, प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
अब अभी तो केवल इस स्ट्रिप का एरिया निकाल चुका है, लेकिन हमें पूरा एरिया का निकालना। पूरे स्ट्रिप पर तो फैला चुके हम, लेकिन हमें पूरे का एरिया चाहिए। तो पूरे का चाहिए तो इसको खींच के यहाँ तक लाइए, लास्ट पॉइंट तक, और इसको भी खींच के यहाँ तक ले जाइए, लास्ट पॉइंट तक। तो जब आप खींचेंगे तो आप देखिए ऊपर का पहले से ही तिरछा है, जैसे जैसे आगे आएगा तो ये तिरछा पूरा कवर हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। x की 0 होती है का मतलब y माइनस बी, y की वैल्यू 0 होती है, सॉरी, y की 0 होती है। x की वैल्यू कितनी होगी, y 0 रख लीजिए, माइनस से होती है और इधर प्लस से होती है। तो दूसरा इंटीग्रेशन कितना होगा x का, माइनस से प्लस ए तक। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक खींच चुका होगा, लास्ट पॉइंट तक खींच चुका होगा, पूरे सर्कल का एरिया कवर हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे, इसे अगर कैपिटल ए कहें सॉल्यूशन को, तो सिंपल है, कैपिटल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के जो भी रूल आपने पढ़े हैं उनका यूज कीजिए, सीधे आप उनका यूज कर सकते हैं। पहला रूल तो क्या है, इंटीग्रेशन माइनस सी टू ए, मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो मैंने सीधे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर लिया है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हमारे लिए देखना, ये ऑब्जर्वेशन करना। ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो क्लास 12th में थी। माइनस से प्लस थी ये लिमिट, ये देख लीजिए। मैंने सीधे माइनस से प्लस के बजाय मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लिया। तो इससे क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए डी वाई। 2 तो कांस्टेंट है, वो सबसे बाहर चला जाएगा, लेकिन ये बचा रहेगा। तो डी वाई की जगह पे कितना बच जाएगा आपके पास, बी, और उसके साथ स्क्वायर रूट अपर लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 0 भी आएगा, लेकिन 0 आएगा तो वो मैटर करता नहीं है। और फिर डी एक्स, डी वाई की जगह क्या आ गया, वाई, वाई की जगह आपने लगा बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 0। तो ये बच जाएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये बी है, इसको फिर से आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दो। 2 इंटू 2 4, बी तो बाहर है, ये इंटीग्रेशन 0 टू ए। ये 4 कहाँ से हुआ, माइनस ए टू प्लस ए को मैंने 0 टू ए लिख लिया और 2 को बाहर भेज दिया। और स्क्वायर रूट कितना है, बी तो कांस्टेंट था, मैंने बाहर पहले भेज दिया। तो ये स्क्वायर रूट कितना है, ये स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बाहर है, और इस ए को आप बाहर भेज सकते हैं। बाहर कैसे भेज दिया, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। 4 बी अपॉन ए, कोई मुश्किल ऑब्जर्वेशन है नहीं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको आप कर भी सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप इसे सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखने पे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा सब कुछ। तो उसके बाद गामा फंक्शन है ही हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है, रेडी है, तो आप सीधे उससे भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले वाला टर्म आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इतना। और इसकी वैल्यू भी जो है अभी रखनी है, 0 से ए के बीच जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो ध्यान में रखना है। तो जब आप एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा नहीं। ये कितना बच जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई टू। 4 बी अपॉन ए, तो पहले में 0 बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। आगे आगे आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, तो जैसे आप 0 रखोगे तो एक्स के कारण पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहीं पे छोड़ दीजिए फिर इसे। तो 2 2 4 कैंसिल हो जाएंगे और ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई ए बी आ जाएगा। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब जो मैं अभी तक बता रहा था ना, कहीं पे कोई घटना हो रही है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
इस एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल इसको क्लियर कर लेगा। आपको मास निकालना है, फाइंड मास ऑफ, मैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन रख रहा हूं, अन इलिप्टिक प्लेट whose density per unit area इज, समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप इससे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं हुज डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कुछ और भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रख लेते हैं और उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरे यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो मास है, जो घटना हो रही है मास है। कहाँ पर की, इलिप्स के अंदर की। तो इलिप्स के जो उसकी डेंसिटी कितनी है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया है तो उसकी डेंसिटी है के एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब कदम कदम पर चेंज हो रही है। सेम टू सेम वही इलिप्स है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सेम टू सेम वही इलिप्स है, यहाँ पे ओरिजिन होगा, कहीं पे इसका सेंटर। कदम कदम पे अगर आप बदलोगे तो इसकी डेंसिटी बदल रही है, मतलब कदम कदम पे इसका वेट बदल रहा है। तो पूरे का वेट कितना होगा ये क्वेश्चन है, लेकिन जो वेट बदल रहा है उसका लॉजिक हमारे पास है, वो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आप कोई पॉइंट पी लीजिए, इस पॉइंट पी का वेट कितना होगा ये बताइए पहले। तो इस पॉइंट पे डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी पर यूनिट एरिया स्क्वायर कितनी है उसकी, के एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया बना दीजिए आप। एलिमेंट्री एरिया इतना छोटा होता है कि वो पॉइंट पी पर, आप यहाँ पे भी तो पूछ सकते हैं कि आप सीधे ऐसा क्यों नहीं कर लेते, इसको पाई ए बी से मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि आप इसे डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों नहीं कर लेते पूरे लिप्स के उससे मल्टीप्लाई कर लो। वो तब होता है जब होमोजीनियस होता है, मतलब सब जगह एक जैसा है। इसकी आप कदम कदम पे क्या बदल रही है, डेंसिटी बदल रही है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी पॉइंट पी को लेंगे, इस पी पॉइंट पे वेट कितना है ये बताइए। इस पी पॉइंट पे एलिमेंट्री एरिया डी एक्स डी वाई है, ये डी एक्स डी वाई इतना छोटा होगा कि वो पी पर ही होगा। आप ये मत सोचिए डी एक्स बहुत दूर चला गया, डी एक्स वहीं पे होगा जहाँ पे पॉइंट पी है, डी वाई भी वहीं पे। इसलिए इसका वेट कितना होगा, जो ये छोटी सी प्लेट या छोटा सा रेक्टेंगुलर हमने बनाया हुआ है, पर यूनिट एरिया स्क्वायर डेंसिटी इतनी है और एरिया हमारे पास डी एक्स डी वाई है, ठीक है। तो इतना वेट होगा, जो छोटा सा स्क्वायर शेप का मैंने ये बनाया हुआ है, या प्लेट बोल दीजिए इसे, स्क्वायर शेप की जो प्लेट है जिसकी विड्थ और लेंथ डी एक्स डी वाई है, उसका वेट इतना होगा। मतलब पॉइंट पी का तो हमने पता कर दिया। अब क्या करिए, इसको खींच के यहाँ तक लाइए, ऊपर वाले को यहाँ तक लाइए, तो आपको इस पूरी स्ट्रिप का वेट मिल जाएगा। समझने के लिए आप ऐसे में समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस तक, प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर आप इसको खींच के यहाँ से कहाँ तक ले जा देंगे, लास्ट पॉइंट तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट आप देखिए माइनस ए टू प्लस ए, ये y की लिमिट है ध्यान रखना, और ये x की लिमिट है, जो कि मैंने बोला हुआ है, इन दोनों की अदला बदली मत कीजिए। इतना समझ गए तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो सॉल्व हो ही चुका है। और आगे करने के लिए चलो स्टेप बाय स्टेप इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करती है मास ऑफ द एलिमेंट्री
जो ये आपने स्क्वायर बनाया हुआ है, इसको मैंने पूरा कलर कर दिया। तो ये पूरा क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे, और उसे 2 बार इंटीग्रेट करोगे आप इलिप्स की बाउंड्री के साथ, इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ द होल इलिप्स। ठीक है, पर जरूरी नहीं है हमेशा मास ही हो, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, जैसे कुछ और भी हो सकता था। जैसे मान के चलो ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगा रही है, या उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो कितना है, या ओरिजिन से एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉइंट पी को इतनी एनर्जी मिल रही है, तो पूरी डिस्क को कितनी मिलेगी, या ऐसा कुछ भी, कोई भी घटना बोल दीजिए। इसीलिए इन जनरल मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कोई भी घटना हो सकती है वो। तो यहाँ पे कौन सी घटना है, वेट की घटना, उसका मास की घटना। तो मास की घटना यहाँ पे आपने निकाल दी, पूरे में निकालने के लिए 2 बार इंटीग्रेट कर लो। तो आगे बढ़िए, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद सुटेबल लिमिट्स ए टू ए और स्क्वायर रूट बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी से प्लस बी तक स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। के को आप इंटीग्रेशन से बाहर भेज सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक बार ये देखते हैं ये इंटीग्रेशन कितना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में के है इसलिए के लिखना ही पड़ेगा, पर आप देख सकते हैं एक बार किस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन के जो लॉजिक्स आपने पढ़े हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ, आपको पता ही है यहाँ अंदर क्या आना है, इंटीग्रेशन माइनस लिमिट से प्लस लिमिट तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy एक ऑड फंक्शन है y का, इसलिए हट जाएगा। और ये b है, ये लिमिट मैं लिख रहा हूँ, ये dy है और इसके बाहर dx है। वो क्यों हट गया, क्योंकि 2y क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, जो लॉजिक मैंने बताया वो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, और 0। क्योंकि जब भी लिमिट कितनी होती है, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा एफ होती है, तो अगर वो ऑड फंक्शन है तो तुरंत 0 हो जाता है, इवन फंक्शन हो तो 2 टाइम्स हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2xy था वो ऑड फंक्शन था, उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आप समझ गए होंगे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, कि अगर माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो फंक्शन या तो 2 टाइम्स होता है या 0 होता है, डिपेंड करता है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं 2 को बाहर भेजते हुए, एक तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और एक वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। 0 से b स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप चाहे तो अभी कर लें या रुक जाइए थोड़ा, एक दो स्टेप सॉल्व कर लीजिए फिर कर लीजिए। माइनस ए टू ए, एक्स स्क्वायर तो है ही है, वाई की जवाब आप कितना रखोगे, बी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/3 तो है ही, 1/3 पहले से ही है, तो b/3 ये हो जाएगा, और स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 3 पावर आप इग्नोर मत कीजिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी आएगा, और पावर 3/2, और इसको आप dx करोगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा आपके पास। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक्स के ही टर्म है और आपके सामने, इसे सीधे 4 टाइम्स इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेशन माइनस ये जो टर्म है उन्हें लिखिए एक एक करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लीजिए। अभी मैं सेम टू सेम ये लिख रहा हूँ, बी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे स्क्वायर रूट से बाहर भेजना। एक बार तो ये यहाँ पे आ गया, प्लस दूसरा टर्म क्या है, बी क्यूब बाय 3 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और फिर क्यूब है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो स्क्वायर रूट रख सकते हैं एक बार। मैं इसकी पावर 3/2 कर रहा हूँ, पर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की पावर 3। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये टर्म यहाँ भी है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है, हटाना है यहाँ से। हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू आप रख दी, और ये क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो लिमिट 0 से जाएगी, ये थोड़ा चेंज कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, x का सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए a sin थीटा रख के, क्योंकि जैसे आप x इक्वल टू a sin थीटा रखोगे ये हट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो x अगर a sin थीटा रखोगे तो dx कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। तो आगे सॉल्व कीजिए इसे करना अब आसान है, 4b तो है ही है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। तो गामा फंक्शन इसीलिए मैंने सबसे स्टार्ट में करा दिए थे, जिससे कोई दिक्कत ना आए। b तो यहाँ है ही है, x कितना होता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस b³/3 पहले से ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा cos³ थीटा। और इस पूरे के साथ dx मल्टीप्लाई होगा, मतलब a cos थीटा d थीटा मल्टीप्लाई होगा। तो कीजिए, इज इक्वल टू 4b, b के साथ एक और b आ रहा है, आप उसे भी बाहर ले जा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपके पास जो भी कांस्टेंट है आप उन्हें बाहर भेज सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है कि यहाँ पे ये बी क्यों आया हुआ होगा, अच्छा वाई के कारण, ठीक है आगे बढ़िए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4b ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, क्योंकि गामा फंक्शन से करना है हमने, एक साथ इनको रख लीजिए, b a⁻³ साइन क्यूब थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, b³/3 cos⁴ थीटा, और कुछ शायद छूट नहीं गया है तो d थीटा, लेकिन इसमें एक a भी है तो इस a को, सबसे अच्छा है इस a को बाहर ही भेज दीजिए, लेकिन नहीं भेजा है तो उसको भी जरूर लिख लीजिए, जरूर मेंशन कर लीजिए, यहीं पे मेंशन कर लीजिए। इससे आगे क्या रह गया इस इंटीग्रेशन में, ये सिर्फ एक गामा फंक्शन का क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि पहले में b³ क्या है, कांस्टेंट है, बाहर भेज दो। दूसरे में b³ a है, वो कांस्टेंट है, उसको बाहर भेज दो। तो जब आप भेज दोगे, जैसे आप बाहर भेजना स्टार्ट कर लोगे तो कितना मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से b बाहर ले गया था, लेकिन अंदर भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, बाहर से b आप हटा सकते हैं, b को अंदर ही रहने दीजिए। तो फिलहाल आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, 4ba³ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, जो कि मैं बोल रहा था, प्लस ab³ डिवाइडेड बाय 3, लेकिन 4 से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 दोनों के साथ है, 0 टू π/2 cos⁴ थीटा d थीटा। और इससे आगे ये गामा फंक्शन का एक क्वेश्चन है जो कि किया जा सकता है। तो 0 टू π/2 ये सारा कर दीजिए आप, फॉर्मूला आपके पास है, और आपके रेफरेंस के लिए मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, πab² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गामा फंक्शन कई बार यूज हो चुका है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग कर पाओगे, करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। डबल इंटीग्रेशन में इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, एक डायरेक्शन से तो हमने बढ़ना शुरू कर दिया और समझ गए होंगे, आप समझ गए। इसके बाद आप किसी भी चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं, वो सर्कल का भी एरिया हो सकता है, किसी भी चीज़ का, ऐसा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला इसके लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया निकालिए, सारा आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, आपके पास डबल इंटीग्रेशन है 0 टू a, डबल इंटीग्रेशन है 0 टू
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। इवेल्यूएट करना है इसको, पर इसमें इवेल्यूएट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है इवेल्यूएशन तो आप ऐसे ही कर दोगे इसका, इलिप्स से डिफिकल्ट तो है नहीं ये, है ना। लेकिन इसमें मेन क्या है, मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो रीजन क्या है जहां आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन तो शायद कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी सी टाइप का तो किया है हमने इससे डिफिकल्ट किया है, बल्कि इलिप्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर्कल की कंपैरिजन में। तो अगर डबल इंटीग्रेशन की बात है, वो तो हम एक लाइन में ही कर देंगे। कैसे कर देंगे, बिना कुछ के ही निकाल सकते हैं हम। मैंने जो आपको तरीका बताया, इसको अगर आप आई बोले, कैपिटल आई, तो कैपिटल आई कितना है, इंटीग्रेशन x 0 टू ए तक वेरी कर रहा है, और कैपिटल y 0 टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। एक क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा हो, और वैलिड भी है वो एक प्रकार से, क्या है कि कैसे जाना मैंने, एक्स की लिमिट यहाँ से 0 से ये जा रही है और वाई की यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई की लिमिट 0 से ए तक हो और ये एक्स की लिमिट हो। अगर ये एक्स की लिमिट है तो एक्स का फंक्शन कभी नहीं होगा, ये इसका आंसर है। ये ऊपर आपको एक्स का फंक्शन दिख रहा है ना, हाँ, तो दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की लिमिट कभी नहीं हो सकती, ये वाई की लिमिट होगी। तो इस रूल को आप याद रखिए। तो इसे बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 टू ए, एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं, इंटीग्रेट क्या होगा, वाई डी वाई, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन कर लीजिए सूटेबल लिमिट के साथ, 0 टू स्क्वायर रूट और dx। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 टू ए ही रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये तो निकालना। एक्स स्क्वायर है लेकिन 1/2 को आप बाहर भेज दीजिए, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2, इंटीग्रेट कीजिए 0 टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन कर दीजिए ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5/5 और 0 टू ए। एक्स की जगह पे आप क्या रखिए, एक बार ए रखिए और एक बार 0 रखिए। 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पहला भी 0 दूसरा भी 0, लेकिन ए रखोगे तो कुछ मिल सकता है। ए टू द पावर 5/3 माइनस ए टू द पावर 5/5, इतना मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जितना भी आए तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 1/2 तो बाहर है ही है, 1/2 तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड 5 इंटू 3 15 ए टू द पावर 5। इससे आगे तो आप कर लेंगे, 2 कैंसिल ही करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ही है। रीजन किस इंटीग्रेट, मतलब जो ये घटना हो रही थी आपने कितने में फैलाई है, ये आसान शब्दों में कहूँ मैं तो कहाँ से कहाँ तक फैलाई ये घटना। तो नीचे की लिमिट क्या थी वाई की, 0 और 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई कहाँ तक चेंज हुआ, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई क्यों किया मैंने, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि किस चीज़ की क्वेश्चन है। तो चलो आपको याद आ गया होगा, फेमस ही क्वेश्चन है। तो y कहाँ से, 0, 0 का मतलब होगा ये लाइन, इस लाइन से वेरी कर रही है, y ने इस लाइन से वेरी करना स्टार्ट किया है। कहाँ से कहाँ तक लंबाई है x की वो हमें पता नहीं, लेकिन इस लाइन से वेरी करना स्टार्ट किया। और ऊपर जो है, पहले तो मैं पूरा इस सर्कल बना लेता हूँ, जो कर्व है पूरा सर्कल ही है, ठीक है। यहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ से वेरी कर रहा है, और ऊपर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, मतलब इस आर्क तक, 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा आर्क। लेकिन उसके बाद पीछे x की भी तो लिमिट है,
एक्स जीरो से वेरी कर रहा है, एक्स जीरो का मतलब होता है पूरी वाई एक्सिस, जीरो से वेरी कर रहा है और कहाँ तक, ए तक, ए तक मतलब ठीक इस पॉइंट तक। इसलिए जो कॉमन एरिया आ गया वो केवल इतना आ गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये। तो ये है वो रीजन जिसमें आपने इसको इंटीग्रेट किया है। या हम ये भी बोल सकते हैं जो कि मैं बोल ही रहा था अभी आपके पास, मान के चलो इस रीजन के हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या इस पे कुछ भी हो रहा है, कोई और घटना जैसे इसकी डेंसिटी है या कुछ और है, तो फोर्स लग रहा है वो एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है किसी पॉइंट पे, तो पूरी डिस्क पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब पूरी जो क्वाड्रेंट में डिस्क पर कितना फोर्स लगेगा। तो एक पॉइंट पे पी एक्स स्क्वायर वाई, पी पॉइंट पे एक्स स्क्वायर वाई लग रहा है, तो पी पॉइंट पे एलिमेंट्री एरिया निकालिए, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई हो जाएगा। इसलिए पूरे पे कितने लगेगा। या हम ये भी बोल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, डबल इंटीग्रेशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकलता है, मास निकाल के मैंने दिखाया, या कुछ भी निकाल सकते हैं आप। पर निकालना क्या है, कोई भी चीज़ जो एक छोटे से पॉइंट पे हो रही है वो पूरे में कितनी होगी, और ये इस तरह से आप करेंगे। इस तरह से अब आप आगे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम पोलर कर्व्स को देखेंगे, डबल इंटीग्रेशन को पोलर्स में कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू।